तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद भारी और भावुक माहौल के साथ, जहां पूरे परिवार के सामने तुलसी अपने अतीत का सबसे बड़ा सच खोलती हुई नजर आती है। तुलसी बेहद दर्द और गुस्से के साथ कहती है कि लोगों को हमेशा यही लगा कि उसने अपने ही बेटे की जान ले ली और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। लेकिन फिर वो खुद ही टूटे हुए स्वर में स्वीकार करती है कि उसे हर पल अपने बेटे की याद आती है। वो मानती है कि उसने अंश को जन्म जरूर दिया, लेकिन उसे सही संस्कार नहीं दे पाई। वो कहती है कि उसकी परवरिश गुजराल के हाथों हुई, जिसने वीरानी परिवार के खिलाफ नफरत पाल रखी थी, और उसी नफरत ने अंश को इतना निर्दयी बना दिया कि वो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। तभी रियांश बेहद तीखे अंदाज में सवाल करता है, और इसी वजह से आपने डैड की जान ले ली? तो तुलसी बिना डरे साफ शब्दों में कहती है कि उसने अंश को इसीलिए खत्म किया क्योंकि उसने नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसकी इज्जत और आत्मसम्मान को कुचल दिया था। ये कहते हुए तुलसी पूरी तरह से भावुक नजर आती है। वो कहती है कि वो मानती है कि उसे अपने बेटे से बेहद प्यार था। वो कहती है कि वो चाहती थी कि अंश और नंदिनी का रिश्ता बच जाए, लेकिन एक औरत की जिंदगी और सम्मान की कीमत पर नहीं। तुलसी फिर कहती है कि बेटे की मौत का दर्द उसे आज भी है, लेकिन जो कदम उसने उठाया उस पर उसे अफसोस नहीं है। तभी रियांश फिर कानून का मुद्दा उठाते हुए पूछता है कि अगर अंश इतना गलत था तो उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया? तो इस सवाल पर तुलसी का दर्द और गुस्सा दोनों बाहर आता हुआ नजर आता है। वो कहती है कि आखिर नंदिनी पुलिस के सामने क्या साबित करती? क्या वो ये बताती कि उसका अपना पति ही उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था? क्या वो घर के हर कोने और हर घटना का हिसाब देती फिरती? तुलसी बहुत भावुक होकर समाज और सिस्टम की सच्चाई सामने रखती है। वो कहती है कि कानून और समाज अक्सर पीड़ित औरत को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सवाल उस आदमी पर नहीं उठते जिसने गलत किया, बल्कि उस औरत पर उठते हैं जिसने सब सहा। तुलसी साफ कहती है कि वो ऐसी मां नहीं बन सकती थी जो सिर्फ दिखावे के लिए बहू को बेटी कहे और उसके साथ हो रहे अत्याचार को अनदेखा कर दे। इसके बाद तुलसी सबके सामने ऐलान करती है कि और हाँ, इस घर में आज भी एक एक मर्द जानता है कि अगर किसी भी औरत के साथ किसी ने भी कोई जबरदस्ती की तो तुलसी वीरानी में इतनी हिम्मत है कि उसे वो मौत के घाट उतार दे। तो तुलसी की बातें सुनकर रियांश और ज्यादा भड़क जाता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि क्या अब वही भगवान, कानून और न्याय सब कुछ है? उसके अनुसार किसी की जान लेना किसी इंसान का अधिकार नहीं हो सकता। तब तुलसी शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है कि वो भगवान नहीं है, लेकिन उसको भगवान का डर जरूर है, वही डर जो अंश भूल चुका था। वो कहती है कि उसने अपने लिए नहीं बल्कि नंदिनी के लिए न्याय किया था, इसी वजह से उसने अपने बेटे को गोली मार दी। तो रियांश फिर सवाल करता है कि अगर तुलसी खुद को सही मानती थी तो उसने खुद को कानून के हवाले क्यों नहीं किया? इस पर तुलसी साफ बताती है कि उसने आत्मसमर्पण किया था, वो भागी नहीं थी। उसने अदालत की सजा भी काटी और हर परिणाम का सामना किया। लेकिन रियांश का गुस्सा कम नहीं होता। वो कटाक्ष करते हुए कहता है कि शायद कानून ने भी तुलसी को महान मान लिया होगा। फिर वो बेहद गुस्से में कहता है कि अगर वो उस वक्त वहां होता तो तुलसी को मौत की सजा दिलवाने की कोशिश करता। इसके बाद रियांश बातचीत को अपनी मां नियति की तरफ ले जाता है और पूरे माहौल को और ज्यादा भावुक बना देता है। वो कहता है कि इस कहानी में एक दूसरी औरत भी है, उसकी मां। वो कहता है कि उसकी मां की मानसिक हालत ठीक नहीं है और बरसों से वो एक ऐसे आदमी को अपना पति मानती रही जिसको वो असल में जानती तक नहीं थी। इसके बाद रियांश करण की तरफ इशारा करके कहता है कि जिस इंसान को उसकी मां ने पति माना और जिसे उसने पिता समझकर जिंदगी बिताई, वो असल में उसके असली पिता थे ही नहीं। उसकी मां ने नकली रिश्तों और झूठी जिंदगी में सालों गुजार दिए। इसके बाद रियांश बेहद टूटे हुए अंदाज में तुलसी को सवाल करता है कि जब वो औरतों के सम्मान की इतनी बड़ी बातें कर रही है तो उसकी मां के दर्द का क्या? क्या उसकी मां एक औरत नहीं थी? क्या उसकी लाइफ की कोई कीमत नहीं थी? फिर वो कहता है कि उसके असली पिता कभी लौटकर नहीं आए क्योंकि तुलसी ने ही उन्हें खत्म कर दिया था। वो कहता है कि वो मानता है कि उसके पिता गलत इंसान थे, उन्होंने बहुत बुरे काम किए थे, लेकिन फिर भी किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। इसके बाद रियांश की आवाज में दर्द साफ महसूस होता है जब वो कहता है कि आज उसको पहली बार पता चला कि उसके पिता के साथ असल में क्या हुआ था। वो कहता है कि यह सच जानकर वो अंदर से टूट गया है। वो कहता है कि उसको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि उसके पिता की हत्या हुई थी। इसके बाद माहौल और ज्यादा भारी होता हुआ नजर आता है जब रियांश सीधे नंदिनी के पास आता है। वो उसको शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है कि वो अंश नहीं बल्कि रियांश है, इसलिए उसको डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो ये भी मानता है कि उसके पिता ने बहुत गलत काम किए थे, लेकिन उसके मन में ये सवाल भी होता है कि आखिर नंदिनी ने रिश्ता निभाने की कोशिश क्यों नहीं की। फिर उसका गुस्सा दोबारा तुलसी और पूरे वीरानी परिवार की तरफ मुड़ जाता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि जिस मां ने अपने बेटे की जान ली वही आज इस बड़े घर में परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जी रही है।
रियांश को यह सब बेहद नकली और दिखावटी लगता है। उसके शब्दों में दर्द, नफरत और टूटन साफ दिखाई देती है। इसके बाद वो पूरे परिवार पर सवाल उठाते हुए कहता है कि जो लोग खुद को आदर्श परिवार और अच्छे संस्कारों वाला बताते हैं, वही किसी की मौत के बाद सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। रियांश इस माहौल से इतनी नफरत महसूस करता है कि वो साफ कहता है कि वो इस परिवार से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसके बाद वो करण से कहता है कि वो अपनी मां को लेकर ये शहर छोड़ देगा। उसके मुताबिक अब इस नकली पारिवारिक रिश्तों का नाटक बहुत हो चुका है और वो सब कुछ सहते सहते थक गया है। इसी बीच कहानी में बड़ा मोड़ आता है। नियति अचानक से वहां आ जाती है और दरवाजे पर खड़ी होकर दूर से जैसे ही रियांश को देखती है, उसको अंश की झलक दिखाई देती है। ये दृश्य उसके लिए इतना बड़ा सदमा बन जाता है कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर अगले ही पल घर में डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब नियति को फिर होश आता है तो बेहद घबराई हुई हालत में करण का हाथ पकड़ लेती है और उसको पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर नंदिनी पर पड़ती है और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो उसे पहले कहीं देख चुकी है। तभी नंदिनी भी ये सुनकर असहज हो जाती है, क्योंकि उसको तुरंत याद आ जाता है कि नियति उससे पहले रेस्टोरेंट में मिल चुकी है। लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़े, करण तुरंत बातचीत का विषय पलट देता है और नियति से पूछता है कि वो यहाँ तक पहुंची कैसे। तो नियति बताती है कि वो घर की चाबी भूल गई थी और करण फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि रियांश से चाबी ले ले। लेकिन यहाँ आकर जैसे ही उसने रियांश का चेहरा देखा, उसके दिमाग में पुरानी यादों का तूफान उठने लगा और उसी सदमे में उसकी हालत बिगड़ गई। तभी डॉक्टर कहते हैं कि नियति अभी भी मानसिक झटके में है। इसके बाद डॉक्टर नियति को इंजेक्शन देते हैं ताकि उसकी हालत स्थिर हो सके। फिर तुलसी दामिनी से कहती है कि वो नियति को ऊपर ले जाकर कमरे में आराम करवा दे। इसके बाद करण डॉक्टर से चिंतित होकर पूछता है कि नियति की हालत अब कैसी है। तो डॉक्टर उसे याद दिलाते हैं कि नियति की मानसिक स्थिति पहले से नाजुक रही है और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अगर आज ये सब किसी सुनसान जगह पर होता तो शायद स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर ये देखकर हैरान भी होते हैं कि पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, जबकि नियति अकेली मालाबार हिल में रह रही है। तभी रियांश बीच में बोल पड़ता है कि उसकी माँ को यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो डॉक्टर रियांश को डांटते हैं और कहते हैं कि उसे इस तरह अंश जैसा बनकर नियति के सामने नहीं आना चाहिए था। उसकी इसी हरकत की वजह से नियति की हालत बिगड़ गई। तो ये सुनकर रियांश माफी मांगता है डॉक्टर से। इसके बाद डॉक्टर पूरे परिवार को सख्त लहजे में समझाते हैं कि उन्हें परिवार के पुराने झगड़ों या रिश्तों से कोई मतलब नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर होने के नाते उनकी चिंता सिर्फ अपने मरीज की हालत को लेकर है। वो बताते हैं कि नियति यहाँ आकर जो कुछ सुन चुकी है, उसका उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ चुका है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि नियति की दिमागी हालत पहले से ही बेहद नाजुक है और ऐसा कोई भी बड़ा सदमा उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर वो करण और पूरे परिवार से सवाल करते हैं कि आखिर वे लोग एक मरीज के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। डॉक्टर समझाते हैं कि अगर सच में नियति को ठीक रखना है तो उसे किसी भी तरह के मानसिक झटके से बचाना होगा और उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनके अनुसार अभी सबसे सही यही होगा कि नियति परिवार के बीच रहे, ताकि हमेशा कोई ना कोई उसका ध्यान रख सके। तभी रियांश बीच में बोलता है कि वो अपनी माँ के साथ रहेगा, लेकिन उन्हें इस घर में नहीं रखेगा। इस पर डॉक्टर उसको समझाते हैं कि कोई इंसान 24 घंटे किसी के साथ नहीं रह सकता। अगर कभी वो वहां मौजूद न हो और नियति की हालत अचानक बिगड़ जाए तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। फिर डॉक्टर पूरे परिवार की तरफ देखकर कहते हैं कि इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई हमेशा नियति का ख्याल रख सकता है। आखिर ये उसकी लाइफ का सवाल है। फिर जाते जाते डॉक्टर करण को खास चेतावनी देते हैं कि आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में नियति को दोबारा कुछ भी याद नहीं दिलाया जाना चाहिए, वरना अगला मानसिक हमला और ज्यादा गंभीर हो सकता है। इतना बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। फिर डॉक्टर के जाने के बाद नंदिनी चली जाती है। करण भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और रियांश भी नियति को देखने चले जाता है। इसके बाद गौतम गुस्से और नाराजगी के साथ तुलसी को सवाल करता है कि उस औरत नियति और अंश के नाजायज बेटे का इस घर में क्या काम है। उसकी भाषा में तिरस्कार और गुस्सा साफ झलकता है। साहिल और ऋतिक भी गौतम से सहमत होते हैं, लेकिन उनका मुख्य ध्यान नंदिनी की पीड़ा पर होता है। वे तुलसी को याद दिलाते हैं कि रियांश ने नंदिनी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था और उसकी मौजूदगी नंदिनी को कितना दुख देगी। वे नंदिनी के प्रति गहरी चिंता और सुरक्षा की भावना व्यक्त करते हैं। पार्थ भी नंदिनी की भावनात्मक स्थिति पर जोर देता है। वो कहता है कि नंदिनी पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है और ऐसे में किसी अनजान लड़के का आकर ये दावा करना कि उसके और उनके पिता एक ही हैं, नंदिनी के लिए असहनीय होगा। तो तुलसी कहती है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन फिर वो एक कठोर सच सामने रखती है कि रियांश अंश का बेटा और इस परिवार का खून है। इस सच को नकारा नहीं जा सकता। उसका मानना है कि खून के रिश्ते के कारण रियांश का इस घर पर अधिकार है। तभी गायत्री भी तुलसी की बात का समर्थन करती है, जिससे तुलसी के फैसले को और मजबूती मिलती है। उधर नंदिनी करण पर गुस्सा निकालते हुए साफ कहती है कि ना तो नियति इस घर में रहेगी और ना ही रियांश।
उसके लिए रियांश का चेहरा पुराने जख्मों को फिर से जिंदा कर रहा है। करण उसको समझाने की कोशिश करता है और डॉक्टर की बात को याद दिलाता है, लेकिन नंदिनी का डर और गुस्सा कम नहीं होता। वो कहती है कि सब लोग सिर्फ नियति के दर्द के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके ट्रॉमा और उसके डर को कोई समझना ही नहीं चाहता। तो करण बेहद भावुक होकर समझाता है कि अगर नियति को कुछ हो गया तो वो अपराध बोध जिंदगी भर उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। वो मानता है कि नियति की आज की हालत कहीं ना कहीं उन सबकी गलतियों का ही नतीजा है। लेकिन नंदिनी उस वक्त कुछ सुनने की हालत में नहीं होती। वो करण का हाथ झटक देती है और बिना उसकी बात सुने वहां से चली जाती है। अगले सीन में रियांश अपनी बेहोश मां नियति के पास खड़ा होता है। वो अपनी मां को जल्दी ठीक होने के लिए कहता है और इस घर और परिवार के लिए अपनी नफरत जाहिर करता है। उसे ये जगह एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब करण वहां आता है तो रियांश उसको साफ कहता है कि वो यहां से जा रहा है। तो करण उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रियांश कहता है कि वो ऐसे परिवार के साथ नहीं रह सकता जो उसे मॉन्स्टर समझता है। रियांश को डर होता है कि अगर लोग उसके बारे में इतना गलत सोच रहे हैं तो उसकी मां के लिए उनके मन में क्या होगा। वो अपनी मां की झूठी और दर्द भरी जिंदगी का हवाला देते हुए करण को उसकी हालत का जिम्मेदार ठहराता है। जब करण कहता है कि वो जानता है कि रियांश उससे नफरत करता है तो रियांश भावनात्मक रूप से टूट जाता है। वो बताता है कि वो करण से कभी नफरत नहीं कर सकता क्योंकि उसने बचपन से उन्हें दिल से प्यार किया है। लेकिन वो ये भी स्पष्ट करता है कि वो अपनी मां को इस माहौल में नहीं रहने देगा और वे दोनों यहां से चले जाएंगे। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप क्योंकि सास भी कभी बहू के फैन हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।